कला संस्कृति खेल कूद के प्रति हमें आग्रहित किया और साथ ही हमारी अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल पर भी उन्होंने जोर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि DSW मैडम डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी अपने स्वागत भाषण में कह रही थी कि जब से यहाँ के लोगों को पता चला कि बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर जवाहरलाल जी वाइस चांसलर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, तो उनके अंदर एक अपनेपन का एहसास हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर फैकल्टी कोलीग्स और धनबाद का बृहत्तर समाज भागलपुर यूनिवर्सिटी को अपना समझता है, अपना मानता है, और हम में से बहुत लोगों के पारिवारिक सामाजिक तार उस भौगोलिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। आप हमारे बीच हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप हमारे मुख्य अतिथि भी हैं। बड़े सादर के साथ मैं प्रोफेसर जवाहरलाल वाइस चांसलर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करता हूं उनके संबोधन के लिए। राजू जब बोलेगा तो विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर PK पोद्दार साहब, IIT जो कि पहले ISM था या अभी भी शायद है, उसके विद्वान डायरेक्टर पटनायक सर, उसके डिप्टी डायरेक्टर और इस हमारे पूर्व सांसद एवं मंत्री रीता वर्मा जी, DSW पुष्पा जी, रजिस्ट्रार साहब, इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और हमारे बीच विशेष रूप से पधारी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के डायरेक्टर निर्मला जी एवं मीडिया पर्सन। यह आपका विश्वविद्यालय चौथा जो है इंटर कॉलेज युवा दिवस मना रहा है और इसमें कार्यक्रम अंतर्नाद का आयोजन है। मैं सर्वप्रथम कुलपति पोद्दार साहब और साथ साथ इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों का प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी लोगों का, इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और युवा की बात कही जा रही है, युवा दिवस की बात आप लोग जानते हैं। जहाँ तक युवा का महोत्सव की बात है, दोनों में क्या अंतर है? युवा महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विभिन्न प्रकार के युवाओं को सहभागिता, कोऑपरेशन और प्रतिस्पर्धा के द्वारा आगे एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप अपनी बात को रखते हैं। मैं आज देखा, VC साहब के साथ मैं गया था, मैंने झांकियां देखी और झांकियां देखी तो उसमें देखा कि इस विश्वविद्यालय के लोग, जो विभिन्न महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं थे, वे अनेक झांकियों में यहाँ पर आए। कोई पूरे भारत का सीन रखता रहा था, अनेकता में एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक हैं, भाई भाई। तो कुछ अलग से झांकी में देखा जा रहा था कि 3 लड़कियां, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई पुलिस ऑफिसर बने हुई हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण को बताते हैं। तो जितनी जो झांकियां जो थी, वो उस महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के संदेश दिए जा रहे थे। और सभी का जो बड़ा जो बैनर था वह था आत्मनिर्भर
भारत का वह था कि विकसित भारत 2047 का। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात कही, उसके बाद विकसित भारत 2047 की अभी चर्चाएं हम लोग कर रहे थे अपने अपने विश्वविद्यालयों में। विकसित भारत 2047 यह इस देश का 100वां वर्ष है स्वतंत्रता के बाद, जिसमें हमको भारत को विकसित बनाना है। और वह विकसित भारत तब होगा जबकि यह भारत 30,000 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होगी। यह भारत तब विकसित माना जाएगा जब यहाँ पर 15,000 पर कैपिटा इनकम होगा, जो कि अभी दोनों कम है। यह भारत विश्व की तीसरी अवस्था के रूप में खड़ा होगा, तब विकसित भारत हम मानेंगे। अब अभी जो है होने जा रहा है। तो कोई भी देश का मतलब केवल उसके ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं है। देश का मतलब वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, है ना। अगर आप किसी देश विकसित है या नहीं, तो उसकी पहचान सिर्फ होती है कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल के अंतर्गत एक देश में जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनका अगर हम टोटल करते हैं तो वो जीडीपी के अंतर्गत आते हैं। वस्तुएं और सेवाएं जो है हम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी धीरे धीरे भारत का जो है बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। पहले जितनी गरीबी और लाचारी थी, मुझे अब नहीं दिखता सड़कों पर। ऐसा लग रहा है कि भारत बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है, झारखंड बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन ये भारत के समक्ष विकसित भारत के क्या चैलेंजेस हैं? अभी सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं इस सभागार में हैं। सबसे बड़ा है चैलेंज पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन विश्व का करीब करीब दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है भारत, यानी संख्या के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। अब हमारी चिंता है, माल्थस ने कहा था कि अगर मनुष्य जन्म लेता है तो अपने साथ 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग लेकर के भी आता है। तो वो जो जनसंख्या है, हमें याद है कि 2020 में जब बिहार और झारखंड दोनों भाई थोड़ा अलग अलग हुए थे, तो उस समय बिहार के लोग रोना रो रहे थे, कह रहे सब कुछ तो झारखंड में चल गया, यहाँ क्या बचा, पानी और बालू बचा है। सारे उद्योग धंधे चले गए, सारे माइंस चली गई, सारी चीजें चली गई। कोई चीज चला जाए, ह्यूमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है। हमारे निर्मला जी इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट में शिक्षिका हैं और मैनेजमेंट प्रोग्राम तिलका मांझी भागलपुर का उसके डायरेक्टर। ये हम लोग सब कुछ जानते हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, तो उसका सबसे बड़ा लाभ इस भारत को मिल सकता है। क्योंकि हमारे पास अभी मैंने बताया कि जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, और इसलिए विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास जो संख्या है उसे हम कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करें। जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होंगे वो जानते हैं कि संपत्ति और पूंजी में क्या अंतर होता है। यानी मानव पूंजी का मतलब कोई, जैसे यह विश्वविद्यालय की बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, या इसका एसेट्स हो सकता है, लेकिन इसका वह पार्ट जो किसी दूसरे को रेंट देते हैं और उससे जो आय होती है, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। आपके पास लाखों रुपए आपके घर में है तो वह आपका एसेट्स है, संपत्ति है। लेकिन जब आप उसको बिजनेस में लगा देते हैं या जब बैंक में जमा करते हैं और इंटरेस्ट अगर मिलता है या लाभ मिलता है, तो वह आपकी कैपिटल कहलाती है।
तो यह इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारे लिए भार है, लेकिन उस भार को हम तब दूर कर सकते हैं जब हम उन्हें पूंजी के रूप में यानी इनकम अर्न करने के रूप में कन्वर्ट कर दें। और यह जिम्मेवारी किसकी है? यह जिम्मेवारी हम विश्वविद्यालय के हाथ में, हम शिक्षकों के हाथ में। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें कैसे जो हमारे मानव संसाधन हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, किस प्रकार की शिक्षा दें है कि वो उपार्जन के लायक बने, स्किल डेवलपमेंट हो। ऐसी शिक्षा न दें कि बेरोजगार की कतार में खड़े रहें और डेली हड़ताल और तालाबंदी हो। तो ये जो युवा महोत्सव है, आप इस पंडाल में सब लोग बैठे हैं, यह भी विचार करने की बात है कि भारत की जनसंख्या अगर सबसे ज़्यादा है तो भारत में उन जनसंख्या में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए भारत के बारे में कहता है यंग इंडिया। और जो यंग हैं, जो युवा हैं, उनके पास सोचने की, समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, ओल्ड एज से ज़्यादा होती है। उनके आगे आने वाला भविष्य उनके कंधों पर होगा। और एक चीज़ और है कि जो युवा है वो कल तक युवा नहीं होगा, वो फिर कल वो ओल्ड एज में आएगा। इसलिए इसका लाभ अगर हम लोग लें, यानी जो हमारे पास यंग, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा यंग 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 अगर स्टूडेंट लड़के और लड़कियां हैं तो कहाँ पर हैं? विश्वविद्यालयों में। उन्हें ऐसी शिक्षा दें, ऐसे क्वालिटी एजुकेशन दें। देखिए हमारे डायरेक्टर साहब इतने बड़े संस्थान का है ना, IIT के डायरेक्टर हैं, जहाँ पर लोग जॉब ये एडमिशन के लिए लालायत रहते हैं। और जो चल गया अंदर तो फिर क्या कहना है उसका, फिर लाखों का करोड़ों का पैकेज होता है। तो हम इसलिए कि दे प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, दे द टीचिंग मेथड इज स्किल डेवलपमेंट। वहाँ के बच्चे पढ़ते पढ़ते मैं ये देखते रहता हूँ कि कुछ नया चीज़ बनाना लगता है, नया चीज़ बनाता है तो उससे समाज को लाभ होता है। क्यों न हम ऐसी शिक्षा को करें। यही कारण है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आपने देखा होगा कि उसका विजन है कि टू प्रोवाइड द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। हम ऐसी शिक्षा दें जो केवल फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स से नहीं जाने, हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री नहीं जाने, बल्कि सब कुछ जाने। ऐसे हम पढ़ाई पढ़ाने और साथ साथ उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज पर इसलिए बल दिया गया है कि सभी को काम मिले। और इसके पीछे उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम सब कुछ अपना निर्माण करें, चाहे खाने पीने की चीज़ें से लेकर जो भी वस्तु हम उपयोग में करते हैं, और चाहे हमारी अपनी सेना हो, सेना की सारी चीज़ें हों, तो वो ऐसा सोच है आत्मनिर्भर भारत। और उन युवाओं को विकसित करना जो है, उन्हें ट्रेंड करना आवश्यक है। यह जिम्मेदारी हम लोगों की है। क्योंकि भारत में या पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के जॉब हैं तो उसमें एनालिसिस कीजिए कि सबसे पवित्र पेशा अगर है तो वो है शिक्षकों का। और यही कारण है कि आप राष्ट्र के निर्माता हैं। आप जैसे शिक्षा देंगे वैसे हमारी विद्यार्थियों में सोच विकसित होगी और वो ऐसा काम करेंगे। और खासकर जब आज का भारत, जब युवाओं का भारत है और हमारे पास जिम्मेदारी है कि उसे अच्छी शिक्षा दें, हमारे पास विकसित भारत का जब उद्देश्य है तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा होती है। इस युवा महोत्सव में खासकर जो अंतर्नाद जो प्रोग्राम है ना, उसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक तो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, डांस, सॉन्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं गाना होती है, और दूसरी ओर इसके लिटरेरी
इवेंट्स भी होते हैं जिसका आयोजन कहीं दूसरे जगह रखा गया है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। कहीं पर पेंटिंग प्रोग्राम है, पोस्टर प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम हैं। और इन सभी प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जितने जो इस विश्वविद्यालय के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाएं। उनमें दो चीज़ें विकसित करें, एक तो कोऑपरेशन और दूसरा है कंपटीशन। क्योंकि जो भी इवेंट्स में भाग लेंगे उसे सर्टेनली है कि विश्वविद्यालय जो है उसे अवार्ड देगा। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ वीसी साहब कि बड़ी अच्छा लगा है आपके विश्वविद्यालय में आकर के कि आप अपने छात्रों को न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन दे करके उन्हें समाज में रोजगार के लायक बना रहे हैं कि रोजगार प्राप्त हो, बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह करा करके उसमें शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। तीन चीज़ें हैं, जैसे जीवन है तीन भागों में, एक तो है बालावस्था, दूसरा है यंग और तीसरा है बुढ़ापे की बात। उसी तरह से ये जो कार्यक्रम है अंतर्नाद, वो तीन चीज को संजोगे, मैं समझता हूँ, या युवा महोत्सव तीन बातों को संजोगे। वो है कि युवाओं में शक्ति का एहसास करना। अंतर्नाद का मतलब क्या? मन की बात, अंत की बात, हृदय की बात, उसकी आवाज, नॉट बात, आवाज। तो वो आवाज, आप युवा हैं या अपने आप को जो भी ओल्ड हैं वो युवा बन जाइए, कभी तो थे। तो ऐसा लगता होगा कि युवा कहते किसे हैं, अमेरिका के या दूसरे कंट्री में। मैं अभी गया था बाहर, तो वहाँ का ओल्ड एज वाला जो व्यक्ति, जो जिसको हम बोलते हैं 60-65 के बाद 70 आया मैडम, तो उसको समझता है कि ओल्ड दादा दादी वाले, नाना, मैं तो सब कुछ दादा दादी वाले भी हूँ, नाना नानी। जिसकी सोच है बुढ़ापा वो है बुढ़ा, और जिसकी सोच है जवानी वो जवान था, जवान है और जवान अंतिम समय तक। क्योंकि यूथ, युवा का मतलब होता है जोश, ऊर्जा, कुछ काम करने की मतलब टारगेट। और इसीलिए ने आप लोगों को याद होगा कि विवेकानंद जी ने युवाओं को क्या उपदेश दिया है। विवेकानंद जी ने कहा है कि युवाओं उठो, जागो और तुम तब तक दौड़ते रहो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ऐसे युवा महोत्सव मैं बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ते हो तो टारगेट है कि IIT में जाना, तो जाओ ना, कौन रोका है? डायरेक्टर साहब तो स्वागत करने के लिए वहाँ तैयार है। अगर अच्छे विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर और कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, फॉरेन में जाना चाहिए, लेकिन सोचने से बात नहीं होती। और एक चीज़ समझ लीजिए, पहले तो एक था कि हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, मेरे माँ पिताजी ने एक के पास पैसे नहीं, अब वह बहाना भी नहीं चलने वाला। सरकार ने इतने तरह के मतलब आपको रियायत दी है कि नहीं है पैसे तो आप बैंक से लोन ले लो, बैंक क्रेडिट कार्ड के द्वारा विभिन्न माध्यमों से आपको यह है मतलब पैसा देने के लिए तैयार है, आप जाइए और पढ़िए, लेकिन अपने आप को विकसित कीजिए। हर व्यक्ति जिस दिन विकसित होगा उसी दिन भारत जो है वो विकसित होगा। लेकिन इसमें महिलाओं की विशेष भूमिका है, इसलिए कि पहले महिलाएं तो सिर्फ अर्धांगिनी कहलाती थी, लेकिन अभी पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो महिला भी हैं, और इन्हें सशक्त करते करते अब तो बहुत कुछ सशक्त कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त हैं, आर्थिक क्षेत्र में सशक्त हैं, और रिजर्वेशन पॉलिटिकल क्षेत्र में सशक्त हैं। पार्लियामेंट में या जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया। पुलिस सर्विस, चाहे सर्विस कोई भी हो, उसमें आपको रिजर्वेशन दिया। तो जब हमारे काउंटर पार्ट, जिसको आप बोलते थे लाइफ पार्टनर या अर्धांगिनी जी, अब वो सशक्त हो जाएंगे तो नेचुरली हमारा भारत सशक्त होगा।
मैं यहाँ के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, और जो हमारे बीच जो अतिथि हैं, यह सोचने की बात है कि आज की युवाओं में सोच किस प्रकार कन्वर्ट कर रहा है। आज की युवा राष्ट्र की बात, समाज की बात कम सोच रहे हैं और वो अपने व्यक्तिगत हित की बात ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले हमारे पास पैसे कम थे, हमारे पास और सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन समाज में बड़े लोगों का रिस्पेक्ट देना, समाज के बारे में, गांव के विकास के बारे में, मोहल्ले के विकास में सोचना वो था। लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे शहरों में जाने लगे, कारपोरेट सेक्टर में काम करने लगे, वैसे वैसे उनकी सोच पहले तो माँ बाप कैसे निकली कि माँ बाप को भूल गए। वो दिल्ली में है, बंगलोर में है, कलकत्ता में है, कनाडा में है, अब उन्हें याद नहीं आएगा। जब आप याद करेंगे तभी उनको याद करेंगे, कॉल करेंगे तो करेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे मम्मी भैया मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अरे मुझे तो ये लगा सर भाई चांसलर साहब कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा, डिंक कंसेप्ट, DINK। आज के दुआ डिंक माने डबल इनकम नो किड्स कंसेप्ट, डबल इनकम नो किड्स कंसेप्ट। आपके बच्चे और बच्चियां जो कारपोरेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो जाकर के एक IT सेक्टर या कोई भी ले लो, किसी सेक्टर में काम करने लगे, पढ़ लिख करके तो एबे किए हैं, वहाँ पर एक अपना दोस्त खोज लिया, रहने लगे, दोस्ती हो गई। अब उसमें जो है अगर शादी हो गई तो हो गई, नहीं भी हो गई तो भारत भी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और अगर शादी भी हो गई तो वो कहता है डबल इनकम, इनकम तो डबल हो गया, इसमें बहुत सारे डबल इनकम वाले होंगे, डबल इनकम नो किड्स कंसेप्ट। वो प्लानिंग बनाता है हस्बैंड और वाइफ कि अभी बच्चे पैदा नहीं करना है, इसलिए नहीं कि देश के पॉपुलेशन के प्रति उनको चिंता है, इसलिए कि पहले उन्हें अच्छी गाड़ी चाहिए, इसलिए कि उन्हें अच्छे फ्लैट्स चाहिए, इसलिए कि उनके पास रहन सहन का जो मॉडर्न जो सारे घर का जो चीज़ें होती है वो चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं की सोच किस प्रकार बदलती जा रही है, यह बात सोचने की है। आज युवा महोत्सव है, यहाँ युवा हैं, तो मैं इनके बीच इस बात को रखना चाहता हूँ। और जो इसमें बड़े हैं उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि घर में भी ऐसी शिक्षा दें कि ऐसा सोच न रखें। इसमें मैं समझता हूँ हम लोग के एज के आसपास, मेरे एज के आसपास बहुत लोग थे, पहले शादी होती थी, कम उम्र में शादी होती थी, मैं ये दोनों में तुलना कर रहा हूँ, कम एज में शादी होती थी, उसका क्या फ़ायदा था? उसका फ़ायदा ये था कि जब आप नौकरी में थे, नौकरी में काम सर्विस में थे, तभी मालूम हुआ कि आपका बच्चा जो है वो जॉब में आ गया, अभी आप रिटायर नहीं किए हैं। और ये जो है डिंक कंसेप्ट, डबल इनकम नो किड्स कंसेप्ट, करो ना भाई, अपने मन का करो। तुम तब करना जब 4 महल 5 महल का एक खरीदना, बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होगा, लेकिन जब वो काम करने नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें आएगी, जब बुढ़ापा आएगी तब मालूम हुआ कि उनका लड़का जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है या KG में जा रहा है। तो ये समाज में चेंजेस ला रहा है, ये बात सोचने की है कि उसको हम कैसे जो है परिवर्तन करें। मैं इस अंतर्नाद प्रोग्राम की सफलता की कामना करता हूं, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतिभागी होंगे उनके सफलता की कामना करता हूं। और सबसे पहले चाहे युवा कितना भी दौड़ें, दौड़ करके अंत में थकना है। और इसमें 3 तरह की चीज़, एक तो युवा शक्ति का एहसास होता है अंतर्नाद प्रोग्राम में, और आप कोई भी, जैसे अभी सर ने बताया कि आप म्यूजिक सुने उससे शांति मिलती है, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उससे शांति मिलती है। तो ज़्यादा न कह करके मैं उसी शांति के जो पूरा भारत, कहाँ गए? हाँ राजू, पूरा भारत जिस भजन से राममय हो गया है, मैं उसी भजन से अपने बातों का
विराम देना चाहता हूँ। सर हम लोग भी सुने और उसको आप ये कीजिए। राम आएंगे, सबके घर में आएंगे, झोपड़ी में आएंगे, विश्वविद्यालय में। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आओ बच्चे लोग पीछे, क्या कर रहे हो? इसी में शांति है, आनंद। तो इस भजन और इस अंतर्नाद अंदर की आवाज़ के साथ साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कामना करता हूं कि आप सभी सुखमय रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद।